देखो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए ना वास्तव में बहुत ही जानदार ज़बरदस्त कुछ ऐसे ट्रिक के साथ में 10 क्वेश्चन का मैं सेट लेकर के आया हूँ। यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम हॉल में बहुत ही मदद कर सकते हैं। आप इन क्वेश्चनों को देखिए, प्रैक्टिस करिए, क्या वास्तव में आपके लिए लायक थे? 100% मैं लिखित दे सकता हूँ कि ये आपके लिए टाइम टेकिंग हो सकते हैं, इसलिए इनको प्रैक्टिस में लाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए हम लोग उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू 253 दिया है, ए माइनस बी इक्वल टू 7 है, तो ए बी का वैल्यू पूछ रहा है। देखो, इसका फार्मूला हमारे दिमाग में एकदम घूमना ही चाहिए। नहीं घूम रहा है तो यार पढ़ाई लिखाई छोड़ दो और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अरे तुमसे ना होगा। एकदम ए माइंड में होना चाहिए, याद कर लो अभी। ओके, अच्छा देखो यहाँ पर क्या है कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला एकदम याद होना चाहिए। हाँ, लिखेंगे पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस का 3, चूँकि माइनस दिया है तो माइनस वाला। ठीक है, माइनस वाले में प्लस होता है, प्लस वाले में माइनस होता है। ओके, अच्छा देखो, ए क्यू माइनस बी क्यू का दिया है 253 ये दिया है, इक्वल टू ए माइनस बी का 7 दिया है। यहाँ पर रखते हैं तो 7 7 49 रखेंगे, प्लस का 3 ए बी, यही होता है। अब हम लोग देखो, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि हमको ए बी का वैल्यू पता करना, तो यह वाला टर्म इधर आएगा। अच्छा देखो, 49 में हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करें तो 49 जो 50 से एक कम है, तो 7 पछे 35, 350 और एक कम है तो -7 कर देंगे, तो 343। और चूंकि इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 253 माइनस 343 इक्वल टू 7 3 21 ए बी। ओके, 253 माइनस 343, इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस का 90 आएगा, माइनस का 90 आएगा। अब इसको कट कर देते थे, 3 7 21 और 3 3 9, तो -30/7, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, बातें समझ आई? तो ये है, ये सिंपल सा खड़ा वैल्यू दिया रहता है, एब्सोल्यूट में आता तो बातें समझ आती, लेकिन यहाँ पर आपको तुरंत माइंड में कंफ्यूज कर देगा और आप वहाँ पर थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग सकता है। ओके, अच्छा देखिए, यहाँ पर इसी को एक x प्लस 1/x के टर्म में होता है। यदि मान के चलो x प्लस 1/x की वैल्यू हमारा रूट में 20 है और x क्यू प्लस 1/x क्यू का वैल्यू पूछ दिया। अब जैसे रूट देखेगा बच्चा तो कंफ्यूज हो जाता है, ये बाप रे, ये कौन सा गई? यहाँ पर तो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, 4 आती है, 5 आती है, 6 आती है, 10 आती है, इस तरीके से आती है। तो हम लोगों को क्या होता है, डायरेक्ट करते हैं एन क्यू माइनस का 3n, यही हम लोगों का फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर तो भैया रूट में आ गए, अब तो भाई दिमाग घूम जाएगा। लेकिन हमको कोई फार्मूला नहीं, बस देखो, यदि प्लस वाला है और प्लस के टर्म में वैल्यू पूछ रहा है, तो प्लस के टर्म में इससे 3 कम करो, 17, 20 से 3 कम 17 और रूट 20, बस इतना लिख दो, काम हो जाएगा, यही आंसर है। अच्छा दे दी, मान के चलो x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है, आपको पता है। तो हमको इस फार्मूले से यदि करते हैं तो 4 चौको 16 चौको 64 और 64 माइनस 3 चौको 12, यही होगा, 52 आएगा। लेकिन हम लोग इससे भी करते हैं, देखो होता क्या कि 4 को हम लोग लिख सकते हैं कि रूट 16 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, रूट 16। हमको क्या करना है कि यदि x क्यू प्लस 1/x क्यू की वैल्यू निकालना है तो 16 में से 3 कम करेंगे और 3 कम करके 13 हो जाएगा, और 13 रूट 16, चूँकि 16 जो 4 का ही है तो 13 गुणे 4, 13 चौको 52। देखो कौन सा आसान है, बस कम करके रूट में रख देना, वह वाला आसान है। ये फार्मूला अगर नहीं याद आया तो यह बड़ा सिंपल सा है। ओके, अच्छा ये देखो, प्लस में ही नहीं केवल काम करेगा, माइनस में भी काम करेगा। माइनस में भी जैसे मान के चलो हमारा दे दिया कि x माइनस 1/x इक्वल टू रूट 17 दे दिया, और हमारा x क्यू माइनस 1/x क्यू की वैल्यू पूछ दिया, तब क्या करेंगे? ज़्यादा फार्मूला में रूट देखते ही, क्योंकि रूट देखते ही बच्चों के दिमाग में तुरंत कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे बाप रे रूट दे दिया, और भारी सवाल मानते हैं। लेकिन नहीं, आपको करना क्या है कि रूट में ही ला करके आंसर बेहतर आएगा, ऐसा ट्रिक है। देखो, रूट 17 है, माइनस है, तो इससे 3 ज़्यादा लिखो, तो रूट 17 मतलब 20 लिखो, और बस माइनस है तो प्लस में कर दो, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ना विश्वास है? अच्छा दे दी हम लोग यहाँ पर, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू, यहाँ पर मान के चलो 5 रहता,
तो हमको फार्मूला से क्या करते हैं, एन क्यू प्लस 3n होता है, यही होता है फार्मूला से हम लोग लाएंगे। तो 5 पच्चे 25, पच्चे 125 और प्लस 15 तो हमारा 140 आंसर आएगा। अच्छा, हम लोग इस 5 को और किस क्या लिख सकते हैं, √25 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हमने क्या कहा कि माइनस के टर्म में और एक्स क्यू माइनस 1/x की वैल्यू पूछा, तो इससे 3 अधिक करके लिखो, तो लिखेंगे 28 √25, 3 अधिक करके लिखे और 28, जब इसको 5 बाहर करेंगे तो 28 बच्चे कितना होता है, 140 का होता है। कौन सा मेथड बेस्ट है भाई, प्लस वाले में 3 माइनस कर देना है और माइनस वाले में 3 प्लस कर देना, बस रूट में उसको करके करो। देखो कैसे नहीं आंसर आता, 100% सही होगा और एकदम मुश्किल से 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, देखते ही तुरंत मार दोगे। 25 है तो 25 3 28, 25 है 25 माइनस 3 22, बस यही काम है और कुछ है ही नहीं। इससे आसान हो सकता है, है? एकदम बिल्कुल आसान है, कोई फार्मूला यहाँ पर याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नहीं फार्मूला है तो भी 3 कम करके 3 ज़्यादा करके मार दो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, एक आयत जिसका आयाम 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, उसे एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मोड़ा जाता है। इस प्रकार बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो आयत है, तो आयत हम लोग क्या सोचेंगे, तो भैया एक आयत है और उसको इधर उधर से चिपका करके मोड़ मार के हम लोग बनाए हैं। लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोगों को क्या कर सकता है कि बैंड कर दिया है। कहते अब हम लोगों को तुरंत दिमाग में लगेगा कि यार समबाहु त्रिभुज है, अब इसको समबाहु त्रिभुज आयत को बना रहा है तो ऐसे बनाएगा, इधर से मोड़ के इधर से मोड़ेंगे। लेकिन क्या है जरूरी है कि ऐसे मोड़ेंगे तो यह 4 है तो यह 4 है, 4 आएगा नहीं आएगा। अच्छा, यदि इधर से बनाते हैं तो अगर इधर से फोल्ड करें इधर से बनाए तो भी क्या जरूरी है, 2 है तो 2 आएगा नहीं। हम लोगों को क्या कह रहा है यह क्वेश्चन समझ लो, एक जो है कोई वायर है, तार है और उस तार से जो एक आयत बनाया गया है, एक तार है और उस तार से जो आयत बनाया गया या 4 दिया है या 2 दिया है और इससे हमारा एक जो समबाहु त्रिभुज बनाया गया, इस तो वायर है और उसको जो है समबाहु त्रिभुज बनाया गया। अच्छा, इसका 4 2 6 अच्छा 12 टोटल, या 12 सेंटीमीटर का होगा और इसी बारे में जब ये समबाहु त्रिभुज करेंगे तीनों साइडों में बांटेंगे तो चूंकि यहाँ पर साइड इसका कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ओके, बातें समझ आई, क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं लेकिन उस समय हमें दिमाग में यही काम आएगा और यही चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं, भूल सकते हैं वहाँ पर और दिमाग में थोड़ा सा अरे यार कैसे होगा, कैसे क्या चीज़ होगा, लेकिन नहीं ये होगा। ओके, अब इसका फार्मूला सिंपल सा पता है, √3/4 a², तो 4 का स्क्वायर होता है, इस 0 से स्क्वायर से 4 से 4 कट गया तो 4√3, ठीक है। ये थोड़ा सा हम लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर कैसे होगा, है? किस साइड से ट्रायंगल बनाया है, कौन से 2 वाले से बनाया है कि 4 से बनाया है। ओके, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, P और Q एक व्यवसाय में 5 संबंधित 13 के अनुपात में निवेश किया। देखो भैया दिया क्या है, P और Q है, 2 लोगों ने और 5 संबंधित 13 के अनुपात में निवेश किया है। ओके, क्यू ने 6 महीने के बाद पैसा निकाल लिया भाई, और उन्होंने क्यू का पता ही नहीं कितना महीने ये जो है इसका एक्सपेंस है और ये हमारा टाइम का रेशियो है, मतलब किस अनुपात में धन है, और उन्होंने उनके लाभ को 25 संबंधित 26 के अनुपात में उनको लाभ होता है। तो पूछ रहा है पी की राशि ने कितने महीनों के लिए किया था। अच्छा, यदि हम लोग करते हैं तो 13 छक्के 78, यहाँ पर क्या करते हैं x है तो 5x करते हैं लेकिन ऐसे छोड़ दो। अच्छा देखो 78 जो है यह जो 3 गुना कम है, हाँ इसका 3 गुना है तो इसका कितना होगा 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75 और इस 75 में जब हम लोग 5 से भाग, क्योंकि इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर आता है। देखो यहाँ पर 13 छक्के 78 तो 26 का 3 गुना है तो 25 का 3 गुना 75 और 5 से किस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा 15, मतलब यह जो है 15 महीना के लिए इन्वेस्टमेंट किया था। तुरंत हम लोग ऐसे माइंड में गेम खेल सकते हैं, इसको बोर्ड पर लिखने की जरूरत नहीं है, अगर प्रैक्टिस ज़बरदस्त रहेगा तो माइंड में गेम खेल सकते हैं। हाँ, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, त्रिभुज ABC में AB और AC को क्रमशः D और E तक बढ़ाए। देखो यह ट्रायंगल का है, त्रिभुज ABC कह रहा है कि AB और AC को, मतलब AB और AC को यह D तक बढ़ाया और E तक बढ़ाया। यदि एंगल CBD और एंगल BCE
के द्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं, मतलब इन दोनों को द्विभाजक है और यह O पर मिलते हैं, तो यह दिया है 57 डिग्री। तो पूछ रहा है एंगल A का मान पूछ रहा है, एंगल A की वैल्यू पूछ रहा है। क्या करेंगे, क्या फार्मूला है इसका? इसका जो फार्मूला होता है एंगल BOC इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A, यही होता है। और हमको A की ही वैल्यू पूछ रहा है। तो एंगल BOC की वैल्यू 57 दिया है, हाँ, और यह जो 90 दिया है, तो 57 माइनस 90 करेंगे और यहाँ पर माइनस का हाफ एंगल A करेंगे। 57 90 से कितना कम है, 33, माइनस 33 इक्वल टू माइनस 1/2 और एंगल A, माइनस से माइनस कट गया, 33 दूना 66 आंसर आ जाएगा। सीधा ही हम लोग क्या करते हैं, 90 में से जितना भी कम होगा उसका दूना होगा, 90 में से जितना कम होगा उसका दूना होगा। 57 और 97 में से 33 कम है, तो 33 का दूना 66 होता है। ओके, ये हमको फार्मूला है। और एक यहीं पर एक कंसेप्ट बनता है, अगर ये इसका जो वैल्यू पूछता है तो क्या होता है, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A होता है। यहाँ वाला जो वैल्यू होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A होता है, और यहाँ वाला जो वैल्यू होता है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A होता है। ओके, तो दोनों हम लोगों के एग्जाम में अधिकतर ये कई प्रकार के कई तरीके से आते हैं क्वेश्चन, और एकदम यह तो चीज़ें होनी चाहिए, हम लोगों को एकदम याद होनी चाहिए। अच्छा देखो, अगला जो क्वेश्चन है, बेलन की ऊंचाई 20% और त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई है। बेलन का आयतन 2000 सेंटीमीटर है, तो बेलन का नया आयतन क्या होगा? देखो, बेलन का ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, त्रिज्या में 10 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। देखो 20% की वृद्धि हुई किसमें, ऊंचाई में। ऊंचाई में 20% की वृद्धि हुई है, तो ऊंचाई कितना है 5 का 6 में 20% मतलब क्या होता है, 20% मतलब होता है 1/5, और त्रिज्या में 10% की वृद्धि होती है, तो 10% मतलब 1/10, 10 का 11 हुआ। चूँकि फार्मूला में हम लोगों को पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 2 बार त्रिज्या चाहिए, 10 11। ओके, अब देखो हम लोग इस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड से करेंगे या सक्सेसिव से कर दे ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, ज़्यादा बेहतर होगा ना। अब देखो बेलन का आयतन सक्सेसिव से हम लोग करते हैं, बेस्ट होगा। यहाँ पर करेंगे तो 5 धाम 50 और यहाँ पर 500 होगा, और 11 अगर हम 121, अच्छा करने 6 6 दूनी 12, 626, इससे हम लोग कंपेयर कर देंगे। भैया 2000 दिया है तो इसका 4 गुना है, तो इसका भी 4 गुना होगा। 4 छक्के 24, यूनिट डिजिट से यहाँ पर काम हो जाएगा। 4 जिसके लास्ट में रहेगा मार देंगे और आगे निकल चलेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, या हम लोग यहाँ पर सक्सेसिव लगाना बहुत ही बेस्ट रहेगा। जैसे मान के चलो यहाँ पर 2000 दिया है, सक्सेसिव लगाएंगे 5% की वृद्धि एक बार हो रही है, तो 6/5, और रेडियस 10% की वृद्धि, तो 11/10 और 11/10। ओके, अच्छा देखो यहाँ पर हम लोग कट कर सकते हैं, तो 5 से कट करेंगे तो 5 चौका 20, 400 आएगा। फिर से यहीं पर जो 11 ग्राम 121 और 1 छक्के 6 6 चौको 24, लास्ट डिजिट हमारा 0 से 0 यहाँ पर कट कर देते हैं, तो लास्ट डिजिट हमारा 4 ही आएगा। लास्ट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। तो बस यहाँ से भी हम लोग काम आगे बढ़ा सकते हैं, या नहीं देखना है तो आप 11 का मल्टीपल देख लो, जैसे भी समझ है वैसे कर सको, क्योंकि 10% की वृद्धि जैसे दिया है, तो जहाँ पर भी 10% की वृद्धि आ रही तो 100% वह 11 का मल्टीपल होगा। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं, यदि ऑप्शन दिया है देखो 2500 है, तो सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन यदि 2806 दिया है ऑप्शन, तो इसका यदि देखते हैं तो 2 और 8 6 14, 14 माइनस 2 12 होगा, और 2904 दिया है तो 2 और 9 4 13 माइनस 2 11, मतलब यह 11 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर 3 तरीके, इससे भी कर सकते हैं, सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, और हमारा मल्टीपल जैसे 10% दिखा तो 11/10 11 का मल्टीपल ठोक के आगे निकल सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन को हम लोग कितने तरीके से तोड़ सकते हैं, ये आपको अच्छे से मैं बता रहा हूँ। कितने तरीके से एग्जाम हॉल में कौन सा माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए, वो चीज़ें ज़्यादा हम लोगों को ज़रूरी होता है। ओके, अच्छा देखो, अगला जो क्वेश्चन है, 3 नल A, B और C मिलकर के 6 घंटे में एक टैंक भरते हैं। देखो A प्लस B प्लस C जो है, या कितने घंटे में भरते हैं, 6 घंटे में। 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद A बंद हो जाता है, और B और C शेष भाग को 8 घंटे में भरते हैं। देखो
बी और सी जो शेष भाग को 8 घंटे में भरते हैं ना, लेकिन कह रहा है कि ए बी सी तीनों जो है 2 घंटे तक चले हैं। तीनों कितने चले हैं? 2 घंटे तक। अच्छा, जब देखो तीनों जो है मिल करके 6 घंटे में एक टैंक भर रहे हैं, लेकिन जब तीनों मिल करके 2 घंटे चलते हैं, मतलब यह टैंक जो है 6 घंटा में से 2 घंटे का पानी भर चुका है। मतलब 6 टोटल था और 6 में से 2 भर दिए, मतलब 1/3 था और 3 में से 1 भर दिए तो 2 बचा है। और यही 2 जो है हमारे कितने टाइम में, या बी और सी 8 घंटे में भर रहे हैं। मतलब 2/3 बचा हुआ है, 2/3 बचा हुआ तो यह 8 घंटे में भरा, तो टोटल बी और सी कितने में भरेंगे? 12 घंटे में भरेंगे। तो बी और सी कितने घंटे में टोटल भरेंगे? 12 में। अब इसका हम लोग निकाल सकते हैं 12 और 6 दूना 12, 12 करने 12, क्योंकि देखो बी और सी की एफिशिएंसी कितना आई? 1 आई, तो ए की भी एफिशिएंसी कितना हो जाएगी? क्योंकि दोनों मिल करके इसका 2 है, तो बी और सी अकेले 1 भरे तो बी और सी 1, और चूंकि यहाँ पर तीनों मिल करके 2 यूनिट भरे तो बी और सी 1 और ए वाला 1 भरेगा। कह रहा है कि टैंक को भरने के लिए अकेले नल ए द्वारा समय ज्ञात करिए। तो ए जो 1 यूनिट ले रहा है 1 घंटे में, तो हमारा 1 से भाग देंगे तो 12 ही घंटा तो आएगा भैया ये द्वारा। हाँ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा बी और सी की जो एफिशिएंसी हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि शेष को तो शेष कितना बचा था उसको जब उतने में भर सकते हैं तो पूरा कितना में भरेंगे, तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 4,000 रुपये प्रति वर्ष 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करती है। 2 वर्ष के अंत में उसका निवेश कितना होगा? देखो क्या कह रहा है, एक महिला 4 साल मतलब 4,000 रुपये प्रति वर्ष निवेश करती। पहले साल भी 4,000 रुपये निवेश की, अगले साल भी 4,000 निवेश करेगी, अगले साल भी, लेकिन यह 2 ही साल का पूछ रहा है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो पहला साल जो 4,000 हमको जमा करेगी पहला साल, उस पर जब चक्रवृद्धि ब्याज है 5% का, तो 2 बार लगेगा। 2 बार लगेगा कि नहीं लगेगा? मतलब यह जो है 4,000 पर हमारा 5% का 2 बार लगेगा, 21/20 और 21/20। हाँ, और जो क्योंकि ये पहले साल पर हमको ब्याज मिलेगा 2 साल का, लेकिन जो दूसरा साल जमा करेंगे एक ही बार हमको मिलेगा ना, तो 4,000 का 21/20। ठीक है। देखो यहाँ पर करना क्या है, सिंपल सी बात है, 0 से 0 खत्म, 0 से 0, मतलब ये जो टोटल अमाउंट आएगा और ये जो टोटल अमाउंट आएगा तभी तो जोड़ेंगे, क्योंकि ये पूछ रहा है कि 2 वर्ष के अंत में उसका निवेश कितना होगा। है? तो 21 से कैसा हम 441, और यहाँ पर 2 से 2 खत्म, मतलब यहाँ पर 10 आया है। तो 21 से कैसा हम 441 और 410 यहाँ पर कट करेंगे तो 0 से 0 और 2 दूनी 4, तो 200 आएगा, 21 दूनी 4200 रुपया। हाँ, तो कितना आ जाएगा? 8,610 रुपया इस तरीके से आएगा। हाँ, बातें समझ आई? इस तरीके से हम लोग तोड़ करके करेंगे, वरना होगा क्या, एग्जाम हॉल में कुछ भी कंफ्यूज कर सकता है, आपको दिमाग घुमा सकता है। 2 वर्ष के अंत में अब यह 2 बार करने को कह रहा है, तो थोड़ा सा हम लोगों को लंबा है यह प्रोसेस, लेकिन माइंड जो कंसेप्ट में तुरंत क्लियर होना जरूरी होता है। ओके, अगला जो देखो, अरविंद ने क्रमिक छूट योजना के तहत 20% और 25% छूट वाली एक वस्तु खरीदी। बिल के रूप में 6,000 रुपये का भुगतान किया। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 20% और 25% की छूट वाली एक वस्तु खरीदी और 6,000 रुपये, तो जो 20% और 25% जो है यह क्या डिस्काउंट मिला है? 20% और 25% क्या मिला? डिस्काउंट मिला। लेकिन ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिलेगा? तो 20 और 25 कितना होता है? 45 माइनस 25 दूनी 50, 500 अपान 100 यही होता है। तो 0 से 0 कट के देंगे तो 40 होता है। डायरेक्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए 25 दूनी 50, 25 और 20 45 होता है, और 45 माइनस ए बी अपन 100 होता है। तो 25 दूनी 50, 500, और 500 में से 0 2 हटा देंगे तो 45 माइनस 5, मतलब 40% ये डिस्काउंट होगा। मतलब यह माल बिका है 60% पर। ठीक है। कह रहा है कि एक वस्तु खरीदी, बिल के रूप में 6,000 रुपये का भुगतान किया। इसको यदि हम लोग रेशियो को ले लेते हैं तो 20 दूनी 40 और 20 तियां 60, मतलब 2 की वैल्यू है 6,000। 2 की वैल्यू 6,000। तो अंकित मूल्य पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पर जो 40% की वैल्यू
खरीद के 6,000 रुपये का भुगतान किया है तो वस्तु का अंकित मूल्य तो हमेशा 100% ही होगा भाई साहब। तो ये 20 दूनी 40 और यहाँ पर 20 25 100, 2 और 5 का रीच होगा। चूंकि 2 का वैल्यू दिया है 6,000, तो 3 25 15 नहीं, कुछ हम लोगों नहीं गड़बड़ हो रहा है। समझते हैं फिर से इसको थोड़ा सा दिमाग में। 20% और 25% का हम लोगों को क्या किया है, डिस्काउंट लिया है, तो टोटल कितना आएगा, 40% आएगा। क्योंकि 40% है तो 60% में माल बेचेगा ना। हाँ ठीक है 60%। तो 6,000 जो वैल्यू है ये 60% का वैल्यू है और 100 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 60 और यहाँ पर 100, तो यहाँ पर 10,000 वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सा हम लोगों को माइंड, अच्छा वहाँ पर हम गलती क्या कर रहे थे, मतलब 40%, मतलब हमको यह 3/5, मतलब 3/5 में बेचा, 40% हमको छूट है, तो हमको मिलेगा कितना, 60% में, यही है। और 60% और 100%, क्योंकि 60 की वैल्यू हमारा 6,000 दिया है तो इसका वैल्यू 10,000। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा था। इसको सक्सेसिव में भी हम लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। सक्सेसिव से भी हम लोग कर सकते हैं। यक्स इक्वल टू यक्स है, 20% की छूट दिया है, तो 20% की छूट मतलब 4/5 और 25% की छूट मतलब 3/4 और यहाँ पर 6,000 वैल्यू दिया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 × 12, 12 × 5 60, 500 और 5 को 20, 20 × 500, ठीक है। तो 2 × 5 10, 10,000। इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझाने के चक्कर में वो क्या हो, थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया है, बट इस तरीके से हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ओके ओके, अगला क्वेश्चन जो है, एक पौधे की ऊंचाई 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। यदि इसकी वर्तमान ऊंचाई 1.2 मीटर है तो 3 वर्ष बाद पौधे की ऊंचाई कितनी होगी। देखो अब ये है क्या, 3 वर्ष बाद 2% हम लोगों को लगाना है। आंसर को देखते हैं, ऑप्शन को देखते हैं, और हम लोग समझते हैं कि 1.2 मीटर जो है या मीटर में दिया, और जब इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 1200 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। और 2% का 3 साल में निकाले, या तो हम लोग इस तरीके से निकाले 1200 × 102/100, 102/100 और 102/100, और यहाँ पर यूनिट डिजिट भी करें, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यहाँ पर कोई मिल ही नहीं रहा। अब करेंगे क्या हम लोग, सिंपल सी बात है भैया, 2% हर साल का है इंक्रीज करने के लिए, 2% का है ना, तो अप्रॉक्स हम लोग मानते हैं। तो 2% के हिसाब से देखेंगे तो 3 साल में 2 × 6%, मतलब 6% से थोड़ा सा अधिक होगा कि नहीं होगा, 6%। तो जो 1200 है, 1200 का यदि हम लोग 6% निकालते हैं तो 12 × 6 = 72, लगभग जो 1272 से अधिक ही वैल्यू हमारी जो भी होगी आएगा, 1272 से अधिक ही आएगा। ऑप्शन में देखते हैं 1254, 1253, 1263 और 1273। ओके, तो 1273 वाला ही होगा, बस मार के आगे निकल चलो। ओके, लेकिन हम लोग अगर यहाँ पर लगे निकालने 2% का तो कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, और बस यहाँ पर अप्रॉक्स वैल्यू भी थोड़ी सी दिमाग गेम खेलता है। ओके, यही तो होता है एग्जाम में, कौन सा किस तरीके के कब क्लिक करना है, वो चीज़ अप्रॉक्स वैल्यू से यहाँ पर जल्द हम लोग आगे निकल सकते हैं, वरना निकालते रहो परसेंटेज। हाँ, सिंपल सा दिया है यहाँ पर 12 × 6 = 72, बस तुरंत आगे अप्रॉक्स वैल्यू से हम लोग निकल जाए। ए, बी और सी का औसत 44.5 है। डी, ई और बी का औसत जो 66.5 है। तो यदि ए, बी, सी, डी और ई का औसत 53.4 है तो बी का मान क्या होगा। है, देखो ए, बी और सी, ए, बी और सी, इसका औसत कितना दिया, 44.5 है। और डी, ई, बी, इनका औसत कितना दिया है, 66.5। कर ए, बी, सी, डी, ई का औसत 53.4 है, मतलब ओवरऑल औसत जो है 53.4 है, यही है ना। अच्छा, हम लोगों को करना क्या है, 53.4 है, ये टोटल ये 5 लोगों का। इसका हम लोग यदि वैल्यू निकालते हैं तो होता क्या है कि 5 चौक को 20 और 5 तिहाई 15, 15 दूनी 17, 5 × 5 = 25, 1 = 26, यही होगा। 1 पॉइंट लगा देंगे, मतलब 267।
5 को 20 और 5 15 2 17 और 5 5 25 267। हम लोगों को क्या करना है कि इसका दोनों का देखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद देखेंगे आखिर कितना अधिक हो रहा है, या इसको हम लोग निकालते हैं। देखो दोनों में क्या है कि 3 3 कॉमन है, तो 3 3 कॉमन है तो हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, और इसी में से यदि हम लोग घटा दें तो भी हम लोगों को निकल, जो अधिक वाला रहेगा वो उसी में से निकल जाएगा। इसमें से हम लोग इसको घटा देते हैं, 66.5 में से 44.5 घटाएंगे, चूँकि 3 कॉमन है तो हमारा 22 आएगा, और 22 तिहाई 66, यही हमारा आंसर होगा। या इन दोनों को ऐड करो और ऐड करके इसमें से माइनस करो तो भी आंसर यही आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या किया कि बी 2 बार कॉमन है, तो जो कॉमन है वो अधिक होगा, तो इसको क्या किया हमने मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से इसमें माइनस कर दिया। अब इसमें माइनस करने के लिए 3 यहाँ पर क्या किए, दोनों में कॉमन ले लिए, 66.4 और 44.5, ये हमारा कितना कम है, 22 कम है, हाँ? तो जब 22 कम है तो 22 बस घटा दिए, 22 तिहाई 66, या इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ के इसमें से घटाओ, जो अधिक होगा उस वही हमारा वैल्यू आएगा। ओके।